तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परसम क्लासेस। मैं दिलीप पुरी आप सभी का स्वागत करता हूं परसम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में। पॉलिटी में हम चैप्टर कर रहे हैं यूनियन एंड टेरिटरीज। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं यूनियन एंड टेरिटरीज का, जिसमें हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल 1 जो हमारे भारत देश का नाम बताता है कि हमारा नाम क्या है, इंडिया, दैट इज भारत। साथ ही साथ किस टाइप की पॉलिटी हमारे यहाँ पे फॉलो होती है या किस टाइप के हमारे यहाँ पे गवर्नेंस है उसके बारे में जिक्र करते हैं हम। आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 पार्लियामेंट की पावर्स बताता है कि पार्लियामेंट के पास भारत के नक्शे से रिलेटेड क्या क्या पावर है। व्हाट इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू चेंज द टेरिटोरियल एरिया और टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, या पूरी कंट्री से रिलेटेड क्या पावर है, ये आर्टिकल 2 और 3 आर्टिकल 3 बताता है हमारे को। देन आर्टिकल 4 इस चेंज को करने के लिए, इस पार्लियामेंट के पास जो पावर है इसको एक्सरसाइज करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ अमेंडमेंट डू यू रियली नीड, आपको किस प्रकार का अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा अमेंडमेंट ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू ये लाया जा सकता है एंड देयर कैन बी अ चेंज इन दी मैप ऑफ इंडिया। बहुत ही आसानी से पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के टेरिटोरियल एरिया, किसी की भी बाउंड्रीज को बड़ा छोटा, किसी का भी नाम या कुछ भी चेंज कर सकती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। कुछ हालांकि सिंपल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि बहुत इजीली फॉलो हो जाती हैं, अदरवाइज कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। इसको आर्टिकल 368 की जरूरत कहीं पे भी नहीं है। जो अमेंडमेंट का एक आर्टिकल होता है फॉर स्पेशल मेजोरिटी इन स्पेशल केसेस, तो उसकी जरूरत नहीं है वाइल डीलिंग विद आर्टिकल 2 एंड 3 टू एक्सरसाइज द पावर मेंशन्ड इन आर्टिकल 2 एंड 3। ये आपको ध्यान रखना है। तो वी हैव क्लियर्ड दैट इन डिटेल। ये सारी बातें अपन ने प्रीवियस लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी डन इट। तो जिन्होंने नहीं देखा है आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 अगर जानना है तो प्लीज पुराना वीडियो चेक कर लीजिए, फिर इसमें आ जाइए। दिस वुड बी द पार्ट 2 ऑफ यूनियन एंड टेरिटरीज। तो इसमें अब हम क्या सीखेंगे, हमने पार्लियामेंट की पावर देख ली, हम किस किस तरीके से बदल सकते हैं, देश के नक्शे को बदल सकते हैं या देश के टेरिटोरियल एरिया में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम गठन कर सकते हैं देश का या उसमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो एक्चुअल जो कंट्री बनी, एक्चुअल जो कंट्री बनी इन 1947 व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट अस, तो 1947 के बाद हमने किस तरीके से कंट्री बनाई। जो भारत का ये नक्शा जो भी बना हुआ है, भारत का जो नक्शा है वो नक्शा किस तरीके से बना, कौन कौन सी स्टेट कहां पे थी, और आज की तारीख में जो स्टेट है, आज की तारीख अगर बात करेंगे तो वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट है हमारे यहाँ पे और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो क्या ये ऐसी की ऐसी थी इन 1947 व्हेन वी स्टार्टेड आवर कंट्री, जब हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह चालू हुए, तो क्या यही स्टेटस था? नहीं था। देयर वाज अ डिफरेंट स्टेटस। तब हमने किसी और तरीके से कैटेगराइजेशन किया था हमारी स्टेट्स का, प्रोविंसेस का, और आज की तारीख में इट इज अ स्लाइट बिट ऑफ डिफरेंस इन इट। ठीक है। साथ ही साथ पहले कुछ नंबर अलग थे, अब कुछ नंबर ऑफ डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो नंबर्स में भी चेंज आए हैं। बहुत सारी टेरिटरीज ऐसी हैं जो हमने बाद में अक्वायर करी हैं, जैसे गोवा हुई 1960s अराउंड, हमने गोवा अक्वायर करा, फिर हमने सिक्किम अक्वायर करी, हमने दूसरी यूनियन टेरिटरीज जो है हमारी पुडुचेरी, दमन एंड दीव, ये सब हमने अक्वायर करा। क्लियर है। सो जो स्टेटस हमारा 1947 में था दैट इज कंप्लीटली चेंज। जो अगर मैं 2022 की बात करूं तो ये कैसे हुआ, किस तरीके से हमने ये इवोल्यूशन वाली लाइफ जी कि हम जहां से चालू हुए थे और आज जहां पे हैं, तो इसमें ये फर्क कैसे आया, ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि हमारा जो देश का नक्शा आज की तारीख में है वो इवेंचुअली जाके इस तरीके का कैसे बना, हाउ इट स्टार्टेड एंड व्हाट वाज द इवोल्यूशन प्रोसेस, कि आज हम यहां पे जाके पहुंचे हैं। सो शुरुआत से शुरू करते हैं, राइट फ्रॉम 1947, क्योंकि यहीं से हमें पढ़ना है। तो आपको जैसा पता है सबसे पहले 1947 में जो सबसे पहला झटका हमारे को लगा वो लगा इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, जिसका अभी हाल ही में मैच भी हुआ था, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो इंडिया पाकिस्तान एक जो हमारी एक कंट्री थी, जो अखंड भारत, सो कॉल्ड अखंड भारत था, उसको हमने दो में तोड़ा था। हमने इन द सेंस ब्रिटिशर्स ने अलॉट किया था, एक रेडक्लिफ अवार्ड, रेडक्लिफ लाइन की थी, जिससे हमने पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का। रीजन क्या था? क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम जो समुदाय के लोग थे, काफी सारे लोग, वो चाहते थे कि जहां पे मुस्लिम डोमिनेंट एरिया हो वहां पे एक अलग नेशन हो, इंडिया एक अलग नेशन हो। ठीक है, जहां पे मुस्लिम माइनॉरिटी है वो अलग है, लेकिन जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है वो एरिया अलग होना चाहिए, मुस्लिम डोमिनेंस वाले एरिया अलग होने चाहिए, क्योंकि उनको हमेशा से इक्वालिटी की, उनको या हमको, हमारे में कहीं ना कहीं हल्के फुल्के भेदभाव थे, जिसकी वजह से एक एकत्र होने में दिक्कत हो रही थी हमारे को। तो उनकी डिमांड थी, जो भी उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट था, जो भी उस टाइम की सिचुएशन थी, क्या पता उस कम्युनिटी के साथ, उन कम्युनिटी के साथ क्या गुजर रहा था, वी कांट जज। हम यहाँ 2022 में बैठ के 1947 या 1900 उससे पहले के हालात पे कमेंट नहीं कर सकते।
एनी विच वाइज इंडिया पाकिस्तान वॉज द फर्स्ट मार्क ऑन आर मैप। सबसे पहला जो हमारा इंडिया था, ब्रिटिश राज जो था, उसमें हमने क्या करा, इंडिया और पाकिस्तान का बाइफर्केशन कर दिया। तो जो मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज थे वो पाकिस्तान में चले गए। तो अब जैसे हमारा ये देश है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये पाकिस्तान हुआ, ये इंडिया हुआ, और ऐसा ही इंडिया के एक बगल में ईस्ट पाकिस्तान जो कि आपकी बांग्लादेश है, ठीक है, जो कि अब आज की तारीख में बांग्लादेश जाना जाता है। तो जब हमारा 1947 में पार्टीशन हुआ, तो ये दो मुस्लिम डोमिनेंट एरिया, पाकिस्तान और एक इस साइड जो हमारे वेस्ट बंगाल के पास है, जो कि बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था पहले, तो उसको ईस्ट पाकिस्तान, वापस ये भी मुस्लिम डोमिनेंट एरिया था, एक अलग सेपरेट कंट्री बना दी गई। ये दोनों कंट्री एक ही थी, पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, 1970s अराउंड तक। उसके बाद बांग्लादेश भी पाकिस्तान से अलग हो गया, लेकिन जब 1947 की अगर बात करेंगे, सो इट वाज पाकिस्तान ओनली, दिस वाज द मेन पाकिस्तान और दिस वाज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान। क्लियर है? तो सबसे पहला हमारा जो पार्टीशन हुआ, या हमारे इंडिया के मैप की अगर डिजाइन करें, तो सबसे पहला जो इस पे कट आया या कोई भी डिवीजन आया, तो दैट वाज पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। ये किसके हुआ था? रेड क्लिफ अवार्ड, रेड क्लिफ बॉर्डर्स बोला जाता है, उनके थ्रू इसको बाइफरकेट किया गया था या डिवाइड किया गया था। ये तो सबसे पहली बात थी। अब जब आजाद हो रहे थे, तो जैसा आपको मैंने कई बार पहले भी बताया और आपको भी पता होगा कि हमारे भारत में दो टाइप के स्टेट्स होते थे। जब ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे, तो देयर वर टू काइंड ऑफ स्टेट्स या टेरिटोरियल एरियाज इन आवर कंट्री। वन वाज ब्रिटिश प्रोविंसेस, जहां पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट राज हुआ करता था। तो ये तो ब्रिटिश की हुकूमत वाले ही प्रदेश हुआ करते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस। और एक होते थे हमारे राजे रजवाड़े, तो प्रिंसली स्टेट्स, जिनको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट, जो राजे रजवाड़े थे, जहां पे किसी न किसी हमारे ही नेटिव इंडिजीनियस राजा या कोई किसी और राजा का राज चल रहा था। ठीक है, तो ये प्रिंसली स्टेट होते थे। तो ये दोनों टाइप की स्टेट थी, दोनों टाइप के कैटेगरी ऑफ टेरिटरीज थी हमारे यहाँ पे। अब जब हम 1947 में आजाद हो रहे थे, ब्रिटिशर्स ने ये हुकूमत हमारी सरकार को सौंप दी, हमारी एक यूनियन गवर्नमेंट जो बनी उसको सौंपना चाहिए। तो जब हम नक्शे की बात करते हैं, तो ये दो चीजें हो रही थी। अब जो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, जहां पे ब्रिटिश की हुकूमत थी, वो तो बहुत इजीली कैरिड आउट हो गई कि भैया उधर से ब्रिटिशर्स हटके अब हमारी सरकार ने सत्ता ले ली। लेकिन जैसा आपको पता है, प्रिंसली स्टेट जो थी, जो राजे रजवाड़े थे, ये वैसे भी कभी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं थे, या अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स नहीं थे, इनको कहना चाहेंगे अपन, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट ऑफ सुजरेंटी में रहते थे। सुजरेंटी एग्रीमेंट, ये मैं आपको बता चुका हूं, एग्रीमेंट ऑफ सुजरेंटी। सो सुजरेंटी एग्रीमेंट क्या हुआ करता था कि जो भी राजा रजवाड़ा है, वो इंटरनली तो अपने अफेयर्स मैनेज कर सकता है। सपोज दिस इज राजा रजवाड़ा, ये मैंने एक सर्कल में बनाया, तो ये राजा रजवाड़ा अंदर से जितना भी है, ये तो उस राजे रजवाड़े के हक में ही है या उसकी हुकूमत में ही है। इसमें ब्रिटिशर्स का कोई लेन देन नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। प्योरली इट इज गवर्नड बाय द रूलिंग किंग ओनली। उस एरिया का जो, उस टेरिटरी का जो राजा था, वो ही इसे गवर्न करता था और अपने तरीके से इसको चलाता था। वॉट एवर रूल्स जो भी थे वो ये फॉलो करते थे। बट ये जो इनकी आउटसाइड बाउंड्रीज हुआ करती थी, इनकी जो आउटसाइड बाउंड्रीज हुआ करती थी, दिस वॉज प्रोटेक्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ये ब्रिटिशर्स प्रोटेक्ट करते थे इनको। इसी के एवज में एक अग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया इनमें, अग्रीमेंट ऑफ सुजरेंटी, जहां पे ब्रिटिशर्स ने ये सहूलियत दी राजे रजवाड़ों को कि आप अपने इंटरनल अफेयर्स सारे मैनेज कर लीजिए, वहां पे ब्रिटिश का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, ब्रिटिश पीपल का, लेकिन आपकी बाउंड्रीज को हम प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा डर है कि आपको कोई दूसरा राजा आके अटैक ना कर दे और आपके एरिया को कॉन्कर ना कर दे। तो हम आपके आउटसाइड बाउंड्रीज को मेंटेन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम आपकी इंटेग्रिटी खत्म ना होने देंगे। आपका जो एरिया है वो आप ही का रहेगा। ठीक है, आपकी इंटेग्रिटी रहेगी, आपकी सॉवरेनिटी आपके एरिया में बनी रहेगी। तो ये बात हमेशा हमेशा राजे रजवाड़ों को बहुत ही पसंद आती थी कि भैया हमारी बॉर्डर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें अंदर से कोई परेशान नहीं करे, और इसके एवज में इनको क्या देना पड़ता था? कुछ पैसा, कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट इनको देना पड़ता था। तो इस तरीके का अग्रीमेंट होता था ब्रिटिशर्स का हमारे राजे रजवाड़ों के साथ या प्रिंसली स्टेट के साथ, जिसको बोला जाता था अग्रीमेंट ऑफ सुजरेंटी। लेकिन अब क्या हुआ, 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने ये डिक्लेयर कर दिया, या ब्रिटिश हुकूमत ने डिक्लेयर कर दिया, जो 3 जून को इन्होंने प्लान अनाउंस किया कि वी आर लीविंग इंडिया, अब हम इंडिया को छोड़ रहे हैं, हम पूरी तरीके से भारत देश से अपने टाइज खत्म कर रहे हैं, हम कोई भी रिमेन्स यहाँ पे नहीं रखेंगे। सो इसीलिए वी विल बी डाइल्यूटिंग दिस अग्रीमेंट ऑफ सुजरेंटी, हम इसको भी खत्म करेंगे, अब हम अग्रीमेंट ऑफ सुजरेंटी को नहीं चलाएंगे। तो ये जैसे ही हुआ, तो प्रिंसली स्टेट के पास क्या हुई, प्रॉब्लम अराइज हो गई, क्योंकि उनके पास क्या ऑप्शन रहेगा? अब उनके पास ऑप्शन रहेगा कि इंडिया को ज्वाइन कर लो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया तो बन ही चुके थे, ये तो डिक्लेयर हो ही चुका था कि देयर विल बी पाकिस्तान कंट्री, डिफरेंट कंट्री विच विल बी अ मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री, और इंडिया में देयर विल बी ऑल काइंड ऑफ धर्म्स अवेलेबल इन इंडिया, या फिर जिस भी टाइप के लोग रहना चाहते हैं इंडिया में, तो सारे के सारे यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये तो तय हो चुका था कि हमारा पार्टीशन होना ही है।
ठीक है। तो अब जितने भी राजे रजवाड़े थे उनके पास क्या थे, हमारे 3 ऑप्शन थे कि भैया यहाँ तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, भारत में विलय कर लो, या पाकिस्तान को विलय कर लो, या फिर आप में अगर क्षमता है, आप में अपनी आर्मी है, अपनी फोर्स है, आप कंट्री से लड़ सकते हैं, एक बड़ी कंट्री से लड़ सकते हैं। क्योंकि अब देखो, अब ये नक्शा था इंडिया का, अब इसके अंदर अंदर बीच में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थी, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। तो जब बाउंड्री तय हो गई एक कंट्री की और उसके अंदर कोई राजे रजवाड़े हैं, तो उनको झक मरा के सत्ता के साथ विलय करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो ये कंट्री के अंदर वाले पार्ट में ही आ रहे हैं। अब यहां पे इंडिपेंडेंट कंट्री तो बना नहीं सकते, अपनी हुकूमत तो चला नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इंडिया आके इन पे कॉन्कर कर लेगा या पाकिस्तान आके इन पे कॉन्कर कर लेगा। वो अब एक ऑटोमेटिकली एक बड़े देश बन चुके हैं, तो वो इनको कॉन्कर कर सकते हैं। तो अब इनकी जो बाउंड्रीज वाला, जो यहाँ पे इनको अश्योरेंस थी कि आपकी बाउंड्रीज को कोई नहीं छेड़ेगा, अब ये अश्योरेंस इनकी खत्म हो गई। क्योंकि अब सरकार आ चुकी है, और सरकार, भारत सरकार तो क्या है, इस मुहिम पे निकली थी कि हमें तो सबको जोड़ना है। हम तो ये भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान अलग होए, हमारी काफी प्रयास थे कि हम पाकिस्तान को भी अलग होने दें, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की डिमांड ऐसी थी, और उस वक्त लगता था कि ये जायज डिमांड है कहीं ना कहीं से, तो पाकिस्तान को अलग होना पड़ा। तो अब ये जो अंदर के जो राजे रजवाड़े थे, इनके पास कोई खास ऑप्शन थे नहीं। ऑप्शन जरूर था कि यू कैन रिमेन इंडिपेंडेंट और आप अपनी सत्ता चला सकते हो, बट आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि इंडिपेंडेंट रहना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये सब चीजों के बीच में आते हैं। आज मुझे कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी है तो ये मेरे रास्ते में आते हैं, मुझे कोई चीज एक से दूसरी जगह ले जानी है, मुझे खुद को ट्रैवल करना है, लोगों को ट्रैवल करना है, तो ये कहीं ना कहीं बीच में आएंगे और अपने अपने नियम कानून लगाएंगे। तो ऐसा इंडियन गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको एक पूरा देश बनाना है। तो ऑटोमेटिकली इनको बाय मिलिट्री फोर्स और बाय पुलिस एक्शन वो उनको गवर्न करके, उनको कंट्रोल करेगी, सब्जुगेट करेगी ही करेगी। तो ये ऑप्शन रियलिस्टिक नहीं था। दो देयर वाज एन ऑप्शन टू रिमेन इंडिपेंडेंट, बट ये रियलिस्टिक कहीं से भी नहीं था। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, वॉट एवर वी से, क्योंकि फॉर्चुनेटली आज हमारा भारत देश इतना बड़ा देश है, और ये राजे रजवाड़ों ने भी हमारी ग्रोथ में बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ऐसी बात नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट रह सकते थे, इनके पास ऑप्शन था, बट फिर इनको विलय करना ही पड़ा, ये प्रोवाइडेड ये मजबूरियां थी। ठीक है। तो अब कुल हमारे यहाँ पे अराउंड 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी जब हम इंडिया पाकिस्तान दोनों एक थे। पूरा जो भारत था जो पहले, उसमें 565 राजे रजवाड़े थे जिस टाइम जो अंग्रेज थे यहां से जा रहे थे अपनी हुकूमत छोड़ के। तो इस 565 में से 552 तो इंडिया में अलाइन हुई, 552 जो प्रिंसली स्टेट थी वो तो भारत में जुड़ गई, और 13 प्रिंसली स्टेट जो थी वो कहां चली गई, वो पाकिस्तान वाले मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज में चली गई। क्लियर है? यहां तक की कहानी समझ में आती है। भारत पाकिस्तान दो अलग देश बन गए। उन देशों में जितनी भी ब्रिटिश प्रोविंसेस थी वो तो ऑटोमेटिकली उनके साथ अलाइन हो गई, इंटीग्रेट हो गई, और जो इनकी प्रिंसली स्टेट थी जो कि 565 थी, वो भी धीरे 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 इस भारत देश के नक्शे, और पाकिस्तान देश में 13 जो प्रिंसली स्टेट थी वो पाकिस्तान में जाके मिल गई। ये थी हमारी कहानी यहां तक। हालांकि जो 552 मैंने आपको बताई है, 552 में से ऐसा नहीं है कि सब पहली ही बार में मान गए। काफी सारों ने रेजिस्टेंस भी दिखाया, काफी सारे लोगों ने मना भी किया, नहीं बोले हम तो हमारा देश बनाएंगे, चाहे हम लड़ मरे, हम किसी हुकूमत के नीचे नहीं आएंगे। बट धीरे धीरे इसमें काफी सारे लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन का बहुत बड़ा हाथ रहा। इन 3-4 लोगों ने मिलकर, इवन लॉर्ड माउंटबेटन ने भी काफी सारे राजे रजवाड़ों को समझाया कि आपकी बेहतरी के लिए आपको भारत में विलय कर देना चाहिए, या फॉर दैट मैटर अगर पाकिस्तान एरिया में है तो आपको पाकिस्तान में विलय कर देना चाहिए। तो इन सब लोगों ने मिलकर इस नक्शे को बनाया, तभी जाके ये धीरे धीरे हमारे यहाँ पे ये सारे प्रिंसली स्टेट हमारे यहाँ पे इंटीग्रेट हुए। फिर भी इनमें से 3 ऐसी स्टेट थी जिन्होंने पूरा नाक में दम किया। हैदराबाद की स्टेट, जूनागढ़ की स्टेट उस टाइम की, और कश्मीर की स्टेट। ये तीनों स्टेट ऐसी थी जो कि विलय नहीं करना चाह रही थी, न तो वो आपके भारत में विलय करना चाह रही थी, इंडिया में इंटीग्रेट होना चाह रही थी, नहीं कि ये क्या हमारे पाकिस्तान में इंटीग्रेट होना चाह रही थी। तो न भारत में हो रही थी न पाकिस्तान में हो रही थी। ये जिद में थी कि हम तो हमारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनाएंगे, हम इंडिपेंडेंट राज ही रखेंगे हमारे पे। तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो ले रखा है, इस पे मैं डिटेल में वीडियो और भी लाऊंगा कि फिर फाइनली जाके, क्योंकि आज की तारीख में तो हैदराबाद इज ऑल्सो आवर पार्ट, जूनागढ़ इज ऑल्सो आवर पार्ट, कश्मीर इज ऑल्सो आवर पार्ट। तो ये कैसे हुए? जब तो पहले ये लड़ाई कर रहे थे, जब तो ये पहले राजी नहीं थे, तो फिर ये कैसे हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेट हुए हमारे भारत देश में? तो इस पर वी हैव अ सेपरेट वीडियो जिसका लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और दिस वुड बी दी वीडियो। लेकिन इसको आपको मैं हल्का सा दे दूं कि हैदराबाद की जब बात करूंगा तो यहाँ पे पुलिस एक्शन के थ्रू हमने हैदराबाद को इंटीग्रेट किया, मतलब बाय फोर्स वी इंटीग्रेटेड हैदराबाद। कहानी क्या है ये आपको उस वीडियो में मिलेगी,
जूनागढ़ में लोगों का रेफरेंडम कराया गया, जो वहां की जनता थी, विच वॉज हिंदू, मेजरली हिंदू पॉपुलेशन थी, मेजोरिटी ऑफ पीपल ओवर देयर। तो उनसे हमने रेफरेंडम कराया, उनसे उनकी इच्छा पूछी और फिर बाद में हमने उसको इंटीग्रेट करा हमारे भारत देश में। कश्मीर की अगर बात करेंगे तो कश्मीर में एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आया, क्योंकि पाकिस्तान ने यहां से कश्मीर के ऊपर कब्जा करना चालू किया और फिर हमारी आर्मी फोर्सेज ने कश्मीर की मदद करी और फिर बाद में इवेंचुअली वहां के राजा ने हमारे साथ इंटीग्रेट करा हमारे भारत देश में। सो इट वॉज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप विद कश्मीर और फिर उसको हमने भारत में इंटीग्रेट करा और इसी वजह से हमने कोई एक स्पेशल प्रोविजंस रखे थे फॉर द स्टेट ऑफ कश्मीर, जिसको फिर हाल ही में 370 जो आपने सुना बड़ा मशहूर मोदी जी ने करा, तो कश्मीर से वो वाला स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया और अब इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ये हम लेटर धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे। तो ये 3 स्टेट की जो कहानी है डिटेल में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड और मैं अभी वापस एक बार इस पर नया वीडियो बना दूंगा। एनी विच वेज अगर ये आपको जानना है तो आप वीडियो ये जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक की कहानी आई होप आपको समझ में आ गई हो। अब चलते हैं आगे। तो ये तो हमारे 1947 की बात थी। अब हमने क्या किया था 1947 में, हमने बेसिकली सारी जितनी भी हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट थी, जो 552 प्रिंसली स्टेट थी और ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, मिलके हमने क्या करा, हमने 4 टाइप ऑफ स्टेट में इसको डिवाइड कर दिया। हमने 4 कैटेगरी बना दी स्टेट की। स्टेट ए मतलब कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी, जिसमें 10 ए में 9 और 1 ऐसा कोई बाइफर्केशन था। मतलब कुल मिला के 29 स्टेट्स वर देयर, 29 डिविजन्स वर देयर, ए बी सी डी कैटेगरी में हमने रखा। तो ये हमने हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इसको डिवाइड करा इस तरीके से कि हमारे भारत देश की एडमिनिस्ट्रेशन जब हमें करनी है, जो सेंट्रल सरकार को अपना कंट्रोल जमाना है, प्लस हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग हो जाए, इजीली हो जाए, तो हमने क्या करा, 4 टाइप की स्टेट में इसको डिवाइड कर दिया, ए बी सी डी। तो ए में हमारी जनरली क्या थी, जो कि एक्स गवर्नर ब्रिटिश प्रोविंसेस थी। ब्रिटिश प्रोविंसेस जो थे उन्हीं को हमने पार्ट ए में रखा। पार्ट बी में हमने प्रिंसली स्टेट जो राजे रजवाड़े थे उनको रखा। पार्ट सी में हमने कमिश्नर स्टेट जो हुआ करती थी, जो कि छोटी मिडिल लेवल और लो लेवल स्टेट्स हुआ करती थी, विच वॉज अ मिक्स ऑफ प्रिंसली स्टेट एज वेल एज द ब्रिटिश प्रोविंसेस, तो इनमें रखा। और डी में हमने रखा यूनियन टेरिटरी को। तो डी में एक ही थी उस टाइम, एक ही यूनियन टेरिटरी हमने बनाई थी, दैट वॉज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये पार्ट डी के अंदर फॉल हुई। क्लियर है। तो हमने टोटल 29 डिविजन्स करे। उसका पर्पस क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की हमें आसान हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन करना। इस तरीके से अगर हम हमारे भारत देश के डिवीजन करेंगे या उसको उस तरीके से तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ईजी हो जाएगा, हम एडमिनिस्टर कर पाएंगे हमारे भारत देश को इजीली, इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली हम डेवलप कर पाएंगे। दिस वॉज द रीजन कि वी बाइफर्केटेड देम इनटू 4 काइंड ऑफ कैटेगरीज, ए बी सी डी। ठीक है, ये 1947 की कहानी बता रहा हूं। आज की तारीख में ऐसा कुछ भी एग्जिस्टेंट नहीं है, सब कुछ बदल गया है और उस इवोल्यूशन प्रोसेस को ही अभी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, ये एबीसीडी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हमने कर तो दी, लेकिन पूरे देश से क्या हुआ, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनाने की मुहिम छिड़ गई। काफी सारे लोग इसको अपोज करने लगे कि यार दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज नॉट प्रॉपर फॉर इंडिया, इस तरीके से हम भारत को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे नाना प्रकार के कल्चर, नाना प्रकार के धर्म, रिलीजन, नाना प्रकार की भाषाएं, डायलेक्ट्स, एथिक्स, सब कुछ, एथनिसिटी, सब कुछ अलग अलग है हमारे यहाँ पे। तो ये जो आपने डिवीजन कराया ना, इससे क्या केओस क्रिएट हो रहा है। एक कोई पर्टिकुलर स्टेट बनाई है तो इसमें आपने बहुत सारे मिक्स कर दिए ना, बहुत अलग अलग लोग टाइप के लोग मिक्स कर दिए, तो ये बहुत ज्यादा सूटेबल बाइफर्केशन नहीं है। इसका अपोजिशन चालू होने लग गया राइट फ्रॉम 1948 और राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन इट स्टार्टेड। ठीक है, जब से इसको हुआ तो इसका अपोजिशन इट स्टार्टेड इन इंडिया। अब हुआ क्या, इसके बाद ये कहानी चलती रही कि भैया लिंग्विस्टिक डिमांड जो रखी जा रही थी, जो मुहिम चल रही थी, वो क्या बोली थी कि आप विभाजन करो या आप जो देश के जो ये स्टेट बांट रहे हो, आप किस तरीके से बांटो, आप लैंग्वेज के आधार पर बैठो, जैसे जैसे लैंग्वेज है उसके आधार पर आप अलग अलग स्टेट्स डिवाइड कर दो। अब हमारे यहाँ पे बहुत ही सारे लैंग्वेज बोल सके, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि भैया हम हर लैंग्वेज के लिए हर स्टेट बना दें, तो ये डिफिकल्ट प्रोसेस था। बट क्योंकि ये मुहिम छिड़ी हुई थी, काफ़ी सारे लोग एजिटेटेड थे, बहुत सारी प्रोटेस्ट होती थी, डिमांड होती थी, धरने होते थे, तो हमें हमारी जो सरकार थी उसको कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही था। और हम क्या, पहले एक डेमोक्रेसी हम जो बने थे, एज अ डेमोक्रेसी बने थे। डेमोक्रेसी मतलब बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो हमारी जनता के लिए ही हमें सब करना था, और ये तो हमारी शुरुआत थी भारत देश की।
यहीं पे जनता हमसे खुश ना हो पा रही थी, हमारी देश की सरकारों से खुश ना हो पा रही थी, यहीं से इनका रोना चालू हो गया था, इनकी परेशानियां चालू हो गई थी। तो हमारी सरकार को भी लगा कि यार अगर हम ये नहीं कर पाएंगे, हम हमारी देश की जनता की नहीं सुनेंगे, तो फिर तो हमारी फेल्ड डेमोक्रेसी, हम जो डेमोक्रेसी का सपना देख रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू प्रूव एनी 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 गुड इन फ्यूचर। तो हमें क्या करना है, हमें जनता की सुननी पड़ेगी, इट वोंट बी वर्थ, हमें जनता की सुननी पड़ेगी। तो उसके सुनने के चक्कर में क्या किया गया, इन लोगों ने एक कमीशन बनाई, एसके धर कमीशन। क्या कमीशन बनाई, एसके धर कमीशन की। बोले यार सही बात है, जनता इतना विरोध कर रही है या मुहिम छेड़ी है, जनता ऐसी डिमांड कर रही है, तो इसको वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं, या इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि जनता की जो ये डिमांड है, क्या ये वास्तव में सही है या इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। सो दे क्रिएटेड और दे अपॉइंटेड अ कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ एसके धर, चेयरमैनशिप ऑफ एसके धर इनके हेड थे। और उनको बोला गया कि आप एक काम करिए, आप पूरे भारत देश का दौरा करिए, आप पूरे भारत देश की स्टडी करिए, आप देखिए क्या कि हमें लैंग्वेज के बेस पे प्रोविंसेस डिवाइड करनी चाहिए या स्टेट डिवाइड करनी चाहिए, आप बताओ, रेकमेंड करो। बट उस टाइम क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली एसके धर साहब को लगा नहीं यार लैंग्वेज से तो क्या होगा, लैंग्वेज के बेस पर अगर कर दिया तो देयर विल बी टू मेनी स्टेट्स, और लोगों में आपस में मतलब जो हम एक यूनाइटेड, साथ ही साथ हम डेमोक्रेसी तो थे, लेकिन हमारी सबसे बड़ी एकता अखंडता में एकता जो होती है, एकता अनेकता में एकता जो है, वो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है। तो ये चीज हम नहीं कर सकते, हम हमारी यूनिटी इंटीग्रिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर हमने लैंग्वेज के बेस पे विभाजन कर दिए तो जो भेदभाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। पहले ही इतने सारे भेदभाव थे हमारे यहाँ पे, एग्जिस्टेंट भेदभाव थे, तो ये और ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो ही वॉज नॉट ऑफ द ओपिनियन कि भैया लैंग्वेज के बेस पे हमें प्रोविंसेस को डिवाइड करना चाहिए या स्टेट को डिवाइड करना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला, नहीं भैया जो आपने अभी ऑर्गेनाइजेशन कर रखा है स्टेट का, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, आपके काम के लिए, आप अपनी काम जो करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करेंगे, देश को मैनेज करने की जो कन्वीनियंस है, उसके तहत ही इसको रहने दीजिए, लिंग्विस्टिक फैक्टर पे नहीं करिए, नहीं तो दिस कुड क्रिएट अ फर्दर बिगर केओस इन आवर कंट्री। ठीक है, तो ये चीज के लिए मना हो गया बाय एसके धर कमीशन, यहां पे मना हो गई ये चीज। द सेम कंटिन्यूड इन द अपकमिंग टाइम, धीरे धीरे वापस प्रोटेस्ट बढ़ रही थी, लोग एसके धर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उससे खुश नहीं थे, उसको भी अपोज करना चालू हुआ। देन अगेन प्रोटेस्ट स्टार्टेड। फिर फाइनली इन दिसंबर 1948, उसी साल, अब आप अमाउंट ऑफ केओस देखिए, अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट देखिए, जून 1948 में, ये भी जून 1948 में बनी थी एसके धर कमीशन। और फिर दिसंबर 1948 में एक और कमेटी बनाई गई, जेवीपी कमेटी, जिसका नाम क्या रखा, जेवीपी कमेटी, क्योंकि ये किसके इनिशियल्स पे बेस्ड थी, ये 3 महान लोग थे जिनके ऊपर ये कमेटी बनाई गई। सो इट इंक्लूडेड जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ताभी सीतारमैया। पत्ताभी सीतारमैया, ये 3 लोगों को मिलकर एक कमेटी बनाई गई। ये वैसे ही 2 लोग तो पहले ही भारत देश का इंटीग्रेशन, प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन इन्होंने करा, तो ये वैसे ही पूरे देश से वाकिफ थे। जब हमने जो 500 550 हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको जब हमने विलय कराया हमारे भारत देश में, तो दीज वर दी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव मेंबर्स, ये 2 लोग थे। तो इनको भारत देश की तो पूरी नॉलेज थी और हर कोई इनकी सुनता भी था। तो इनके रहते हुए हमने एक कमेटी बनाई, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पत्ताभी सीतारमैया के, कि बोला आप लोग भी अब एनालाइज करो कि आपको लगता है कि भाई हमारे को लैंग्वेज के बेस पे देश के स्टेट्स बनानी चाहिए, या फिर आप भी इसी मत के हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ही चलना चाहिए, इसी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए स्टेट की। तो वापस इन लोगों को भी क्या लगा, नहीं भैया यार वही लैंग्वेज के बेस पे करेंगे तो विभाजन हो जाएगा, भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो इट इज बेटर वी कीप इट एज इट इज। हम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को, पार्ट डी को ही हमारा अंगूठा देते हैं, हमारा फेवर देते हैं या वोट देते हैं। ये जो लैंग्वेज वाला आप चाह रहे हैं, लैंग्वेज के बेस पे जो डिवीजन होना चाहिए, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल और शुडंट बी इज नॉट फीजेबल एंड शुडंट बी एक्सेप्टेबल बाय एनीबॉडी। ठीक है, तो इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज वाले को, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को। तो वापस स्थिति वहीं का वहीं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, यही चल रहा है अभी तक। तो आगे कहानी और बढ़ती है, कहानी फिर आगे बढ़ती है, कहानी बढ़ते बढ़ते 1953 में पहुंचती है। अब 1953 में एक हमारे फ्रीडम फाइटर थे, पोट्टी श्री रामालू। तो ये जो थे, ये हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। ये इतने ज़्यादा एजिटेटेड थे, या इनको लगा नहीं यार, ये जो हमने जो देश की आज़ादी जिसके लिए लड़ाई करी, ये देश की जो सत्ता है, ये उस विचार पे तो चल ही नहीं रही। जो हमारा विजन था वो विजन तो आ ही नहीं रहा। तो ये एक हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए और 56 दिन की हंगर स्ट्राइक, 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी डेथ हो गई।
अब इनकी जैसे ही डेथ हुई तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आउटरेज हो गया, बहुत ज़्यादा विरोध चालू हो गया, क्योंकि हमारी सरकार को क्या टैग लगने लग गया कि यार इट इज़ अ वेरी इनह्यूमन सरकार, ये किसी आदमी की मौत पे भी इनको फर्क नहीं पड़ रहा, ये जो जस्ट तस इन्होंने जो एक पॉलिसी बनाई है उसी पे लागू रहना चाहते हैं, ये बिल्कुल डायनामिक नहीं है। तो ये तो ब्रिटिशर्स जैसे ही हो गए, जो उन्होंने रूल लागू कर दिया वही फॉलो होना चाहिए, वो जनता की तो सुन ही नहीं रहे। और आप डेमोक्रेसी की बातें कर रहे हो कि भैया ये तो टू दी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारा आउटरेज हुआ, बहुत सारे एजिटेशन हुए। फिर फाइनली जाके अक्टूबर 1953 में एक स्टेट बनी आंध्र प्रदेश। कौन सी स्टेट बनी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी डिवाइडेड और टू बी क्रिएटेड बाय द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। लैंग्वेज के बेस पे पहली स्टेट बनाई गई आंध्र प्रदेश, जिसको क्या किया गया था, तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अलग किया गया था मद्रास स्टेट पे। पहले एक मद्रास स्टेट हुआ करती थी, मद्रास स्टेट में से तेलुगु स्पीकिंग जो लोग थे, जो तेलुगु में बात करते थे, तेलुगु लैंग्वेज स्पीकिंग जो लोग थे, भाषी लोग थे, उनके लिए एक अलग स्टेट बनाई गई आंध्र प्रदेश। और यहां पे एक और कमीशन को बैठाया गया कि भैया ठीक है, अब हमने एक स्टेट तो बना दी है ड्यू टू दिस एजिटेशन और ड्यू टू दिस सैड डेथ ऑफ द श्री रामुलु, तो अब आपको आगे कैसे पूरे देश को लैंग्वेज के बेस पे बांटना है या डिवीजन करना है स्टेट्स का, इसको कैरी ऑन करिए। क्लियर है बात? तो ये जो थे, ये सबसे बड़ा कारण थे, रीजन। या आज अगर अपना जो लैंग्वेज के बेस पे जो हमारे स्टेट्स हैं उनका जो रीऑर्गेनाइजेशन है, उसके पीछे कारण सबसे पहले क्या थे, श्री रामुलु जी उनका कारण थे, उनकी डेथ हुई थी और उसी के चलते हुए पहली स्टेट बनाई गई आंध्र प्रदेश। और फिर बाद में धीरे धीरे फर्दर डिवीजन ऑफ स्टेट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो जो मैंने आपको बताया कि एक और कमीशन बनाई गई कि अब पूरे भारत देश को आप उस तरीके से बांटो, न कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में बांटो, अब आप लैंग्वेज के बेस पे डिवीजन करो। तो उस कमीशन का नाम था फजल अली कमीशन। वो जो कमीशन आई वो कौन सी आई? नई कमीशन अब आफ्टर द डेथ ऑफ श्री रामुलु, फजल अली कमीशन। तो वो थी फजल अली कमीशन। ठीक है, ये फजल अली साहब, इनकी लीडरशिप में, इनकी चेयरमैनशिप में कमीशन बनाई और दो लोग उसमें और थे। इस कमीशन में 3 मेंबर कमीशन थी ये। सो KM पन्नीकर साहब और HN कुंजरू साहब थे। इन तीनों ने मिलके फिर हमारे भारत देश का पूरा जो एलोकेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करा हमने, वो किसके बेस पे करा या डिवीजन करा हमने स्टेट्स का, प्रोविंसेस का, ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज किया। हालांकि यहां पे एक चीज पे फोकस किया गया कि देयर शुड बी नो स्टेट एज वन लैंग्वेज वन स्टेट। ऐसी पॉलिसी नहीं चलेगी हमारे देश में, क्योंकि हम क्या हैं, हमारे अंदर हम अलग अलग टाइप के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक ही टाइप को प्रमोट करेंगे, दूसरे को प्रमोट नहीं करेंगे। एकता, अनेकता में एकता हमारे रहेगी। हम हमेशा सारे टाइप के लोग मिक्स होकर रहेंगे। सेक्युलर कंट्री रहेगी, लैंग्वेज सारी बोली जाएंगी, एथनिसिटी सारी फॉलो होंगी, किसी को भी न कम आका जाएगा ना ज़्यादा आका जाएगा। बराबरी, इक्वलिटी हमारे यहाँ पे होनी ही चाहिए। तो इसलिए ये जो प्रिंसिपल था वन लैंग्वेज वन स्टेट को, ये अप्रूव नहीं किया गया, वन लैंग्वेज वन स्टेट। अदरवाइज हमने क्या करा, हमने पूरे भारत देश के जो डिवीजन, जो स्टेट्स बनाई, वो ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज बनाई। ठीक है, सो द इंपॉर्टेंट कमीशन इज फजल अली कमीशन, जहां से हमारा देश का नक्शा बदलना चालू हुआ। ये इन्होंने लैंग्वेज के बेस पे एक्सेप्ट कर लिया, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट की बात को नहीं माना। ठीक है, अब क्या हुआ, इनकी रिकमेंडेशन आफ्टर ऑल दी एनालिसिस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी इन लोगों ने काम करा कार्य के बाद, इन्होंने रिपोर्ट थमाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और इनको बोला गया कि सर वी हैव क्रिएटेड दिस रिपोर्ट, ये एक तरीके से आप हमारे भारत देश के डिवीजन करें ऑफ स्टेट्स का। तो इन्होंने अराउंड 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज सजेस्ट करी कि 16 स्टेट होनी चाहिए हमारे भारत देश में और 3 यूनियन टेरिटरीज होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सारी लड़ाई काहे की चल रही है? लैंग्वेज, भाषा, क्योंकि अलग अलग टाइप की भाषा के लोग थे ना। अब एक साथ रह रहे हैं, जब हमने इतनी बड़ी बड़ी स्टेट बनाई तो बहुत सारी भाषा के लोग एक साथ रह रहे हैं। अब उन लोगों को आपस की भाषा ही समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अपने को लगता है कि हिंदी जो हमारे देश की भाषा है वो सब बोलते हैं। ऐसा नहीं है हिंदी, और कई लोगों को ये भी लगता है कि हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। नहीं है, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो काफी सारे लोग, और उस टाइम तो स्पेशली जो लोग थे वो सब अपने ट्राइबल, अपने जो नेटिव एरिया है वहीं की लैंग्वेज बोलते थे। तो एक कम्युनिटी जब हमने इतनी बड़ी बनाई है, एक स्टेट इतनी बड़ी बनाई और उसमें इतनी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग बनाए, तो उन लोगों में कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रहा था, वो एक दूसरे की बात ही नहीं समझ पा रहे थे, वो साथ मिलकर चल ही नहीं पा रहे थे। तो हमें लैंग्वेज के बेस पे कुछ अलग तरीके से विभाजन करना पड़ा, डिवीजन करना पड़ा स्टेट का। तो जो फजल अली थी उन्होंने बोला कि भैया 16-3 का रेशो रखो आप, कि 16 हमारी स्टेट्स हैं और 3 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। ये इन्होंने रेकमेंड किया।
हालांकि हमारी भारत सरकार ने क्या करा, हमने विद मॉडिफिकेशन, हमने जो फाइनल जो स्ट्रक्चर बनाया दैट हैड 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड इट्स रिकमेंडेशन बट विद सर्टेन मॉडिफिकेशन. हमने मान तो लिया कि लैंग्वेज के बेस पे करना है, क्योंकि अब तो हमारे ऊपर हथौड़ा ही आ गया था कि मानना था ही, क्योंकि लोग इतना ज्यादा गुस्सा हो चुके थे. और डेमोक्रेसी, हम नई नई डेमोक्रेसी थे, तो हमें तो भैया माननी थी, सरकार को माननी ही थी जनता की बात. तो जनता की बात मानी गई, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करे और हमने 14 स्टेट बनाई और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई. और इसको लाने के लिए एक्ट लाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अलोंग विद द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्यों आया? क्योंकि भैया आर्टिकल 4 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है और उसके लिए एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको अमेंडमेंट लाना पड़ेगा. फर्स्ट शेड्यूल में भी तो चेंज होगा. फर्स्ट शेड्यूल में सारी स्टेट, टेरिटोरियल एरिया सब कुछ दे रखा है. अब क्योंकि हम सब कुछ बदल रहे हैं, जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी बाइफर्केशन है, उसको बदल के अब हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना रहे हैं, तो हमें अमेंडमेंट लाना तो जरूरी ही पड़ेगा, क्योंकि हम पहले कुछ और थे, अब हम कुछ और बना रहे हैं, तो हमारे को उसके अंदर अमेंडमेंट लाना पड़ेगा. तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1956 में, और एक्ट आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसने क्या किया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी को तो क्या कर दिया, खत्म कर दिया. पार्ट ए और पार्ट बी को मिला दिया, दोनों को, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और प्रिंसली स्टेट थी, उन सबको मिलके कुछ स्टेट्स बनाई. पार्ट सी को अबॉलिश कर दिया, जो मिडिल स्टेट थी, कमिश्नरेट थी, जैसे अजमेर हमारी जो सिटी है, वो पहले एक अर्स्टवाइल कमिश्नर स्टेट हुआ करती थी, तो वो छोटी सी एक वो कमिश्नर स्टेट थी, जिसको राजस्थान में विलय कर दिया गया. फिर राजस्थान में ही उसको मिला दिया गया. पहले राजस्थान वो सेपरेट एंड अजमेर वो सेपरेट, बट फिर लेटर ऑन अजमेर को राजस्थान में ही मिला दिया गया. तो पार्ट सी को अबॉलिश कर दिया, और पार्ट डी जो यूनियन टेरिटरी थी वो एक थी, उसके साथ अब 5 यूनियन टेरिटरीज और जुड़ गई. तो एज अ रिजल्ट 14 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरीज वर फॉर्म्ड ऑन November 1st, 1956. 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया, इन सबको नए तरीके से डिजाइन किया गया, नए सांचे में भारत देश को डाला गया, जिसमें 14 स्टेट थी और 6 यूनियन टेरिटरीज थी. पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उसको टाटा बाय बाय बोल दिया गया. ठीक है. अब ये जो हमारी 1956 की कुछ स्टेट है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो 1956 में जो बाइफर्केशन हुआ था ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो उसमें कौन था? सबसे पहली स्टेट 1953 में अपन ने पढ़ी लिया, आंध्र प्रदेश बनी, फिर असम बनी, बिहार बनी, बॉम्बे बनी. अब ये जो बॉम्बे है, बॉम्बे आज की तारीख में एक सिटी है, मुंबई. ठीक है. बॉम्बे अर्लियर वॉज अ स्टेट, जो आज की तारीख के महाराष्ट्र और गुजरात को मिला के बनती थी. महाराष्ट्र और गुजरात, तो यहाँ पे मराठी बोलने वाले लोग भी थे, यहाँ पे गुजराती बोलने वाले लोग भी थे, उसको मिला के बॉम्बे बोला गया. जम्मू कश्मीर स्टेट थी, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल. और यहाँ पे 6 यूनियन टेरिटरी रखी. पहली यूनियन टेरिटरी हमारी तब भी थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, देन दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिंदीवी आइलैंड्स, मणिपुर एंड त्रिपुरा. ठीक है. तो ये सब हमारे जो ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, ये अब आज की तारीख में लक्षद्वीप आइलैंड के नाम से जाने जाते हैं. तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर था 1956 का. ठीक है. अभी भी जो हमारा 2022 में नक्शा है वो ये नहीं है. 2022 में इस 14 की जगह कितनी स्टेट है? 28 स्टेट हैं, और इस 6 यूनियन टेरिटरी की जगह 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. तो ये जो स्थिति है, ये जो कहानी है, ये है 1956 की, 2022 की नहीं है. लेकिन अब इसके आगे जो है, इसके आगे कोई बाइफर्केशन का तरीका नहीं बदला. पहले तो क्या था, अपने को पढ़ना जरूरी क्यों था? क्योंकि पहले हमने क्या रहा था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये हमने बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. जो ये डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस था, हमारे को कंट्रोल करने में आसानी हो, इसलिए करा था हमने. अब जो है ये क्या है 1956 में, दिस इज ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेस पे डिवीजन कर दिया. अब यहां से 2022 की जो कहानी है, उसमें कोई पॉलिसी में चेंज नहीं है या बेस में चेंज नहीं है कि हमने किस बेस पे डिवीजन किया है. अब क्या, बस फर्दर इवोल्यूशन है. इवोल्यूशन है, इनमें से और स्टेट निकल गई, किन्हीं के नाम चेंज हो गए. तो 2022 तक सिर्फ ये कहानी है. बट जो बेस था वो यहां पे 1956 में ही चेंज हुआ था, which moved from administrative convenience to language basis. क्लियर है बात? न्यू स्टेट्स क्रिएटेड आफ्टर 1956. अब कौन कौन सी स्टेट बनी 1956 के बाद, इसको आपको गो थ्रू करना है. ये हमने 1956 की बात कर ली. अब 1956 के बाद कौन कौन सी नहीं बनी, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, बॉम्बे जो स्टेट थी, इसको फिर फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया गया, महाराष्ट्र एंड गुजरात. क्योंकि पहले जो ये बॉम्बे था 1956 में, इट वॉज इंक्लूसिव ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात. सो इट हैड मराठी पीपल ऑल्सो, इट हैड गुजराती पीपल ऑल्सो, सबके सब साथ थे. देन वी मेड नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश विच वॉज अ यूनियन टेरिटरी, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, दीज वर ऑल्सो यूनियन टेरिटरीज. तो
तो ये सब यूनियन टेरिटरी थी, फिर इनको हमने स्टेट का दर्जा दे दिया। क्लियर है। फिर इसके अलावा सिक्किम, अब सिक्किम वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब जब हम आज़ाद हुए नहीं हुए, लेटर ऑन हमने इन्हें अक्वायर किया। चोग्याल डायनेस्टी इनके राजा थे, उनको उनसे हमने इनको अक्वायर करा। वहाँ के लोगों की डिमांड थी कि सिक्किम शुड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, सो वी कॉन्कर्ड सिक्किम। ठीक है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गोवा वॉज वंस, जब 1960 में हमने इनको पोर्चुगीज से अक्वायर किया, सब्जुगेट किया, तो गोवा वॉज अ यूनियन टेरिटरी, वी नेम्ड गोवा एज अ यूनियन टेरिटरी। फिर लेटर ऑन 1987 में हमने इसको स्टेट का दर्जा दे दिया। स्टेट का दर्जा दे दिया मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया, लास्ट क्लास याद है, टेरिटरी ऑफ इंडिया से यूनियन ऑफ इंडिया में हमने इसको डाल दिया, यूनियन ऑफ इंडिया में डाल दिया। तो गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और इट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ अ स्टेट, स्टेट का दर्जा, प्रदेश का दर्जा इसको दिया 1987 में। फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, ये सब रीसेंट डेवलपमेंट है, तो ये सब आपने देखे ही होंगे। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड है, ये बड़ी स्टेट में से विभाजित किए गए। मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकाला, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड निकाला, पहले उत्तरांचल बोलते थे, फिर उसको उत्तराखंड बोला हमने, बिहार से हमने झारखंड निकाला। आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश था, ये लास्ट डेवलपमेंट है, आंध्र प्रदेश जो था उससे हमारा तेलंगाना निकला, तेलंगाना एक स्टेट निकली, ये स्टेट का फॉर्मेशन था। क्लियर है बात। सिमिलरली यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करेंगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये अभी नई जो हमारी यूनियन टेरिटरी बनी है वो कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक क्या थी? स्पेशल स्टेट थी, स्पेशल स्टेट का दर्जा था। क्यों था वो कहानी हम जम्मू कश्मीर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसको हमने अक्वायर करा और फिर क्यों हमने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया। तो उस स्टेट को रिसेंटली 2019 में स्टेट का दर्जा इनसे ले लिया गया एंड 2 यूनियन टेरिटरीज हैज बीन मेड आउट ऑफ देम, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है। तो पहले जो स्टेट थी जम्मू कश्मीर, अब उसको 2 में तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दोनों की दोनों यूनियन टेरिटरी हो गई, यानी केंद्रीय शासित हो गई है। स्टेट का दर्जा अब इनके पास नहीं है। फिर लास्ट जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो क्या है? दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, बट अब क्या कर दिया गया? इन दोनों यूनियन टेरिटरी को जोड़ दिया गया है। सो ये लास्ट है 2020 का जो लास्ट डेवलपमेंट हमारे नक्शे में अगर कोई फेरबदल है या कुछ भी चेंज है ऑन नेशनल लेवल, तो ये क्या है? दादरा एंड नागर हवेली को, दमन एंड दीव को, दोनों यूनियन टेरिटरी को, दोनों केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ के एक ही बना दिया गया है। क्लियर है। जम्मू कश्मीर लेटेस्ट डेवलपमेंट मैंने आपको बता ही दिया। लेटेस्ट डेवलपमेंट अगर स्टेट से यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे या देश में जो सबसे बड़ा मेजर रीसेंट चेंज है वो एक तो हमारा क्या है? दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, बट वो तो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग यूनियन टेरिटरी थी, अब सिर्फ एक ही गवर्नेंस कर दी है। कोई ऐसा तो है नहीं कोई और कोई बदलाव हुआ, उनकी एक ही गवर्नेंस कर दिया, दोनों को जोड़ दिया है। अभी भी है तो यूनियन टेरिटरी, केंद्रीय का ही कंट्रोल है। ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा रीसेंट चेंज है वो क्या है? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जैसा भी आपको मैंने बताया, जम्मू कश्मीर की जो स्टेट थी, जो स्पेशल स्टेटस था जिस स्टेट के पास, उसको तोड़ के, उससे स्पेशल स्टेटस लेके उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया है ऑन October 31, 2009। क्योंकि इट इज द मोस्ट रीसेंट, तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। आपको ये ध्यान होना चाहिए एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारे इन द सेंस मतलब जनरल आ सकता है। ठीक है। सो दिस शुड बी नोन टू यू, आपको पता भी होना चाहिए रीसेंट डेवलपमेंट भारत का क्या है। ठीक है। सो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट थी, उसको यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी में बना दिया। एक को नाम दे दिया आपको जम्मू एंड कश्मीर, जो उनकी स्टेट का नाम था, और एक लद्दाख सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दी। पहले इट वॉज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ओनली, बट अब इट इज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी जिसमें सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कारगिल और ले। क्या है? कारगिल और ले। और जम्मू एंड कश्मीर जो है, जो जम्मू एंड कश्मीर है, JNK जो है, वो एक ऐसी यूनियन टेरिटरी बना दी जिसकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जिसकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। सिर्फ 2 ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर पुडुचेरी की बात करूंगा, और अगर इफ वी काउंट दिल्ली एज अ यूनियन टेरिटरी, बेसिकली द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जहां पे खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली और खुद का चीफ मिनिस्टर है। तो ऑन द सेम लाइन जम्मू एंड कश्मीर को भी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी बनाया गया है जहां पे दे हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड विल बी हैविंग अ सेपरेट चीफ मिनिस्टर। क्लियर है बात। अदरवाइज जो लद्दाख है वो कैसा होगा? विल बी गवर्न्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर और द ल्यूटेनेंट गवर्नर ही उसको रूल करेगा, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं कई जगह, और कई जगह ल्यूटेनेंट गवर्नर बोलते हैं। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, आपके लिए दोनों ऑलमोस्ट सेम मान लो, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हो उसको। तो ये कौन है? ये बेसिकली जो यूनियन टेरिटरी को गवर्न करता है, या हमारे देश के जो सेंटर है वो गवर्न करता है यूनियन टेरिटरी को वाया ल्यूटेनेंट गवर्नर
और दी एडमिनिस्ट्रेटर। तो लद्दाख को तो वही गवर्न करेगा, यूनियन टेरिटरी जनरली ऐसी होती है, लेकिन कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है। तो वो एक तो पुडुचेरी और एक है जम्मू कश्मीर और एक दिल्ली, इफ यू कैन काउंट इन वन। ठीक है, यूनियन टेरिटरी जो लेह की है, उस लद्दाख की है, उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट कारगिल एंड लेह। सो हाउएवर आज की अगर बात करेंगे, सो वी हैव 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। आज का करंट तरीका क्या है, करंट बात क्या है, 8 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और 28 हमारे यहाँ पे देश में स्टेट्स हैं टोटल। ये हमारे आज का नक्शा। ठीक है, ये हमारी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी इस मैप में है। वहीं पे 1956 में देखेंगे तो देखिए ये बड़े बड़े दिखे हमारे यहाँ पे, ये जैसे बॉम्बे मैंने आपको बताया, बॉम्बे वॉज अ बिगर स्टेट 1956, जब लैंग्वेज के बेस पे आपने करा था। ये भी 1947 का नहीं है, ये 1956 का है। तो 1956 में बॉम्बे वॉज अ स्टेट विच वॉज कैरिंग महाराष्ट्र एंड गुजरात बोथ। ठीक है, दोनों चीजें इसके अंदर अलाइंड थी। ठीक है, आती है बात समझ में। ये आंध्र प्रदेश है, दिस वॉज आंध्र प्रदेश। ये अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग, ये अपन इसको करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 अलग अलग हो गए। तो बहुत सारे चेंजेस हैं, रिसेंट चेंजेस हैं हमने देखे, जो 1950 अपनी 50 से 70-75 साल की जो हमारी हिस्ट्री है आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें क्या क्या चेंजेस आए वो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको सारे समझा दिए। सो दिस वॉज दी बाइफर्केशन। आज की तारीख में 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी, ये आज के नक्शे में हम पहुंच चुके हैं। आई होप आपको ये इवोल्यूशन ऑफ यूनियन टेरिटरी भी समझ में आ गया हो। यूनियन टेरिटरी का पार्ट 1 तो हम क्लियर थे ही, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4, जो किताबी नॉलेज थी वो हमने कर ली, और प्रैक्टिकली उसका क्या निकला वो भी हमने देख लिया, किस तरीके से निकला। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे एक तो हैदराबाद, जूनागढ़ और जो कश्मीर की कहानी है, तो आई ट्राई टू ब्रिंग दैट फर्स्ट, और उसके बाद जब हम हमारे कोर्स के साथ चलेंगे तो वील कैरी दी सिटीजनशिप पार्ट। अब सिटीजनशिप पे बढ़ेंगे आगे की तरफ। इसको यूनियन टेरिटरी तक हमको सब कुछ क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट हो आप यू कैन कमेंट इट डाउन, और यू कैन कनेक्ट विद मी एट वेरियस अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स। आई एम अवेलेबल एट ऑलमोस्ट ऑल सोशल प्लेटफॉर्म्स, तो आप वहां पे आके मेरे से भी बात कर सकते हैं इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यू हैव गॉट सम इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन गो थ्रू इट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच।